मैं अपने कमरे की छोटी सी खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस कमरे से निकलूं और उस दृश्य का हिस्सा बन जाऊं। यह रंगीली, यह खुशबू, यह आवाज, यह सब मेरे दिल को अपनी तरफ खींच रही थी। बचपन से मैं यह सब देखती आई हूँ, सुनती आई हूँ, लेकिन कभी उस जगह का हिस्सा न बन सकी थी। शायद मेरी किस्मत इसी कमरे तक सिमट कर रह गई थी। मैंने जब से होश संभाला था अपने आसपास ही सब कुछ देखा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सबसे बहुत दूर थी और इसकी वजह मंजू बाई थी। मंजू बाई इस कोठे की बड़ी तवायफ थी। उसके हुक्म से यहाँ सब सांस लिया करते थे और वही तय करती थी कि कब कौन सी लड़की मुजरा करेगी तो कौन सी मर्दों का दिल बहलाएगी। मैं जब भी यहाँ मौजूद लड़कियों को मुजरा करते देखती तो मुझे लगता कि मैं इन लोगों से अच्छा नाच सकती हूँ। इन सबसे कई ज्यादा खूबसूरत थी मैं। मेरे अंदर वह अदाएं थी जो यहाँ की किसी लड़कियों में भी नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि मंजू बाई ने मुझे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था। यहाँ आने वाला हर ग्राहक मेरी मौजूदगी से बेखबर था। काफी देर से मैं मुजरा देख रही थी। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैं खुद ही अपने कमरे में घूमने लगी थी। मेरे पांव इतनी तेजी से थिरक रहे थे जैसे मैंने बाकायदा मुजरा सीखा हो, जबकि मैं बिल्कुल भी मुजरा नहीं सीखी थी। इस कोठे की सारी लड़कियों को मुजरा सिखाने के लिए मास्टर जी आते थे, लेकिन मंजू बाई तो मुझे उनके पास भी जाने नहीं दिया करती थी। जब मैं नाचते नाचते थक गई तो गिर पड़ी। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तन्हाई भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। अब तो मेरा दिल चाहता था कि मैं खुद ही लोगों के बीच में जाऊं और बताऊं कि मैं भी हूं, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद होता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मंजू बाई अंदर चली आई। आते ही उसने मेरे माथे के ऊपर चूम लिया और कहने लगी, गुड़िया आज तो बता दो, आखिर कितना इंतजार करवाओगी। मैं नफरत से उसे देखी और कही कि मुझे नहीं पता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें क्या जानना है मुझे नहीं मालूम। मेरे पास में बताने को कुछ नहीं है। मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने गुजरी है। पता नहीं फिर क्यों तुम अपने सवालों को से मुझे परेशान करती रहती हो। मुझे बाहर जाना है, लोगों से मिलना है। कब तक मैं इस तरह जिंदगी गुजारूंगी। मंजू बाई ने मेरे पैर पकड़ लिया और अपनी गोद में रखकर मेरे पैरों पर हाथ फेरने लगी। मुझे प्यार से पुचकारते हुए कहने लगी, मैं तेरी बहुत सेवा करूंगी। सारी जिंदगी मैं तेरी गुलाम बनकर रहूंगी। बस एक बात ही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बताती। देख, मेरे बाद तू इस कोठे की मालकिन बन सकती है। मैं तो तेरे पैर धोकर पीने के लिए तैयार हूँ, मगर तुझे खुद अपने आप पर तरस नहीं आता तो मैं क्या तुझ पर तरस खाऊंगी। मैं गुस्से से अपने पैर मंजू बाई के हाथों से खींचा और कहा कि नहीं मालूम मुझे कुछ भी। कितनी बार यही बात कहूँ। तुम बहरी हो या पागल हो, समझ नहीं आता तुम्हें। मेरी बात सुनकर मंजू बाई ने अजीब नजर मुझ पर डाली और कहने लगी, तू भी अपनी माँ की तरह जिद्दी है। तेरी माँ भी इस राज को अपने सीने में लिए चली गई और तू भी नहीं बताना चाहती। मैं जानती हूँ तुझे सब मालूम है। तेरी माँ जाते जाते तुझे हर राज बताकर गई है, इसलिए ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। मंजू बाई ने नफरत से मेरे चेहरे पर देखा और कमरे से निकल गई। मैं जानती थी अब वह 2 रातों से पहले नहीं आएगी, और अगर आएगी तो फिर यही सवाल पूछेगी। मैं 10 साल की थी जब मेरी माँ इस कोठे पर नाचती नाचती एड्स जैसी बीमारी का शिकार हो गई और मर गई थी। लेकिन वह मुझे कुछ नहीं बता कर गई थी, ना कोई राज ना कोई बात। मैं तो उनसे आखिरी समय में बात तक नहीं कर सकी थी। मगर पता नहीं मंजू बाई को किसने कह दिया था कि मेरे पास कोई राज है। वह किस राज के बारे में पूछा करती थी मुझे तो यह भी नहीं मालूम था। मैं तंग आ चुकी थी। वह कभी प्यार से बात करती तो कभी नफरत से थूक देती, कभी मारपीट पर उतर आती तो कभी लाड उतारने लगती। बस उसे किसी भी कीमत पर वह राज चाहिए था। मंजू बाई चली गई थी
और मैं एक बार फिर इसी अंधेरी कमरे में रह गई थी जहां मेरी माँ ने सिसक कर दम तोड़ दिया था। मेरा बाप कौन था मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरी माँ एक बहुत ही अच्छी औरत थी। उसे हालात ने यहाँ पहुँचा दिया और हालात से लड़ते लड़ते ही वह मर गई थी। जाते जाते वह मुझसे कह गई थी कि जो पाप से भरी जिंदगी मैं गुजारी हूँ, मैं चाहूंगी कि कभी उसका साया भी तुम पर ना पड़े। जब तक मेरी माँ जिंदा थी उसने सबसे लड़कर मुझे इस कोठे की रंगीनी से बचाकर रखा था। तो उस वक्त मंजूबाई हर वक्त माँ को डराती और मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश करती। वह माँ से यही कहती कि तेरी बेटी सोने की चिड़िया है और यह चिड़िया मुझे लाख रुपए की कीमत दिलवाएगी। माँ हर बार सामने आ जाती और मंजूबाई से कहती कि अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। माँ की जिस दिन मौत हुई मुझे लगा कि मेरे सर से किसी ने छत छीन लिया हो। मुझे डर सताने लगा कि मंजूबाई मेरे साथ क्या करेगी। मुझे यकीन था कि वह मेरे पास आएगी, मेरा हाथ पकड़ते हुए खींचकर ले जाएगी और किसी ग्राहक के आगे फेंक देगी। लेकिन हैरात तो मुझे उस वक्त हुई जब मंजूबाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं माँ के मरने के बाद ऐसा क्या हो गया था कि मंजूबाई ने एक बार भी मुझे उस कमरे से नहीं निकाला था। वह तो किसी राज की खोज में पड़ गई थी और वह राज जो मेरी माँ को मालूम था और मंजूबाई को लग रहा था कि अब वह राज मुझे मालूम है। मेरी माँ को मरे हुए 7 साल होने वाले थे और मैं 17 साल की हो रही थी और अब तक इसी कमरे में थी। गुजरे 7 सालों में कुछ नहीं बदला था, ना तो मेरी तन्हाई, ना मंजूबाई के सवालात। कई बार मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन इस कोठे की ऊंची ऊंची दीवारों को पार करना हम जैसी मासूम लड़कियों की बस की बात भी तो नहीं थी। यहाँ हर तरफ मंजूबाई के आदमी लगे हुए थे जो हम लड़कियों पर कड़ी नजर रखते थे। और फिर जब मंजूबाई को पता चला कि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ तो उसने मुझ पर और ज्यादा करीब पहरे कर दिए थे। उस दिन के बाद तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। 2 दिन के बाद फिर से गुस्से में मंजूबाई मेरे कमरे में आई और मेरे पैरों को खुद धोने लगी और फिर मुझे पायल पहनाते हुए कहने लगी, देखो तुम्हारे पैरों पर कितना जचती है ना? सोचो अगर मैं घुंघरू बांधकर तुम्हें मुजरा करने दूंगी तो कैसी महफिल सजेगी। यहाँ आने वाला हर ग्राहक तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी भी भारी कीमत लगे, इस कोठे में तुम्हारी खास हैसियत हो? उनकी बात पर मैं बड़ी बड़ी आंखें से उन्हें देखने लगी और अच्छे से तरह जानती थी कि उनकी अगली बात क्या होगी। और वही हुआ। मंजूबाई ने फिर वही बात दोहरा दी थी और कहने लगी कि बस एक बार वह बात बता दो, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें क्या बताया था? इस बार तो मैंने मंजूबाई के मुंह पर थूक दिया और कहा कि नहीं मालूम मुझे कुछ भी, और अगर पता भी होता तो तुम्हें कुछ नहीं बताती। पता नहीं क्यों मैं गुस्से में ऐसा कह गई थी, जिसकी वजह से वो भी गुस्से से भर गई थी। उसने मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारे थे। मेरा सर जाकर टेबल के किनारे से टकरा गया था। उसकी आंखें 16 उगल रही थी। उसका बस चलता तो वह मेरी जान ले लेती, लेकिन शायद वह राज इतना कीमती था कि वह इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरी जान न ले सकी थी। मंजूबाई मुझे बंद करके चली गई तो मैं बिस्तर पर लेट गई। मेरे माथे से खून बह रहा था, लेकिन तकलीफ का एहसास बिल्कुल भी नहीं था। शायद मैं तकलीफ की आदी हो चुकी थी। अपनी माँ के तकिए पर आंसू बहाते हुए मैं सोचने लगी कि यह किस राज की बात करती है। ऐसा क्या पता था मेरी माँ को जो मंजूबाई के लिए जानना इस कदर जरूरी है कि मैं उसके मुंह पर थूक दी, फिर भी उसने मेरा गला तक नहीं दबाया। यही सोचते सोचते मेरे सर में टीसे उठने लगे। अक्सर ही मेरे सर में दर्द होता था, लेकिन यह टीसे तो आज बढ़ती जा रही थी। शायद यह इस चोट का असर था जो टेबल से टकराने पर मेरे सिर पर लगी थी। मेरी नजर मेरे हाथों पर पड़ी तो वह लाल हो रहे थे। शायद दर्द की शिद्दत से मैं मुट्ठी बंद की थी और यह उसी का नतीजा था। मैं अपने सर पर जोर जोर से तकिया पर मसलने लगी कि शायद इस तरह दर्द कुछ कम हो जाए। काफी देर गुजर गई, लेकिन दर्द था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
और फिर कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज आई तो मैं चौंक उठी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक ही रात में मंजूबाई 2 बार कमरे में आई हो। कुछ देर पहले ही तो गुस्से से निकली थी। क्या सच में वह मेरी जान लेने आई थी? यह सोचकर मैं घबरा गई थी। मेरी नजर दरवाजे पर जमी हुई थी। ताला खुला था और फिर मैंने देखा दरवाजा खोलकर अंदर आने वाली मंजूबाई नहीं बल्कि चंदा थी। वह इन कोठे की पुरानी तवायफ थी, लेकिन आज तक वह कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी। मैं हैरान नजरों से देख रही थी। उसका यहाँ क्या काम था? क्या मंजूबाई ने उसे यहाँ भेजा था? वह मुझे मारने के लिए आई थी या फिर वह भी वही सवाल पूछने आई थी जिसका जवाब मंजूबाई को नहीं मिल रहा था। मगर चंदा को देखकर मुझे लग रहा था कि वह बात कोई और ही है। वह बिल्कुल चोरी की तरह मेरे कमरे में आई थी। आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया था और दबे पांव मेरे बिस्तर पर चली आई थी। मुझे यकीन हो गया था कि मंजूबाई से नजर बचाकर यहाँ आई थी। वह मेरे बिस्तर पर बैठ गई और मेरे सर से खून निकलता देखकर उसने अपना दुपट्टा फाड़कर मेरा सर पर पट्टी बांध दी थी। टेबल पर रखी गिलास उठाकर मुझे पानी पिलाया। मेरे माथे को चूम कर कहने लगी, पता है गुड़िया, तुम मेरी बेटी की तरह प्यारी हो। तुम्हारी माँ मेरी पक्की सहेली थी। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। वह तुम्हें लेकर बहुत चिंता में रहती थी। वह नहीं चाहती थी कि तुम इस कोठे पर मुजरा करो या दूसरों मर्दों के बिस्तर के रखेल बनो। तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी। उसे तुम्हारे बाप यहाँ बेच कर गया था। तुम्हारी माँ का संबंध एक बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी और यही देखकर तुम्हारे बाप ने उससे शादी की थी। लेकिन दूसरी शादी उसने एक रईसजादी से भी की थी। उसने अपने घर वालों से छुपकर तुम्हारी माँ को अपना बीवी बना लिया और फिर जब तुम्हारे बाप के घर वालों को पता चला कि तुम्हारे बाप ने यह गरीब लड़की से शादी की हुई है तो उन्होंने तुम्हारे बाप को मजबूर किया कि वह तुम्हारी माँ को छोड़ दे। तुम्हारा बाप अक्सर अपनी अयाशी की खातिर हमारे कोठे पर आया करता था, इसलिए जब उसे तुम्हारी माँ को छोड़ने को कहा गया तो उसने सोचा क्यों न लगे हाथ पैसा भी बना लिया जाए। उसे तुम्हारी माँ से मोहब्बत तो नहीं थी, वह तो बस वक्ती तौर पर अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहता था जो शादी के नाम पर वह काम कर रख चुका था। इसलिए उसने तुम्हारी माँ को तलाक दी और फिर यहाँ लाकर मंजूबाई के हाथों बेच दिया। तुम्हारे बाप को नहीं पता था कि तुम्हारी माँ पेट से है और यह बात तुम्हारी माँ को भी नहीं पता थी। जब तुम्हारी माँ यहाँ आई तो वह सबसे बेखबर थी। यह बात उस पर किसी कयामत की तरह थी कि जिस पति के साथ उसने वफादारी की उस पति ने उसे बेच डाला। मंजूबाई ने तुम्हारी माँ को यह सोचकर उसके हालात पर छोड़ दिया कि 2-4 दिन में तुम्हारी माँ की हालात संभल जाएगी, लेकिन 2-4 दिनों में बात निकली कि तुम्हारी माँ पेट से है। मंजू ताई बहुत कोशिश की कि तुम्हारी माँ का बच्चा गिर जाए ताकि उसकी खूबसूरती कायम रखे, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी थी। ना कोई दवा खाई और ना ही कोई बच्चा गिरने के लिए कोई तरीका का इस्तेमाल किया। वह हर वक्त अपने कमरे में रहती और अपने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर ना जाने क्या क्या प्रार्थना किया करती। मेरी उससे बड़ी गहरी दोस्ती होती चली गई और मैं जान गई थी कि वह बहुत अच्छी है। वह इस गंदगी के दलदल में नहीं फंसना चाहती थी, लेकिन किस्मत के खेल को कौन टाल सकता था। 9 महीने तक उसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन जैसे ही तुम्हारी पैदाइश हुई तो मंजूबाई ने जबरदस्ती उसे नाचने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी माँ दूसरों के बिस्तर तक तो नहीं जाती, लेकिन उनके आगे मुजरा जरूर किया करती, क्योंकि अगर वह ना करती तो मंजूबाई तुम्हारा दूध का इंतजाम न करती और तुम भूख से तिलक मिलक कर रोती। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी खातिर अपने आप को दूसरों के आगे पेश कर दिया। दिन गुजरते गए, तुम बड़ी होने लगी और फिर पता चला कि तुम्हारी माँ को एड हो गया है, क्योंकि तुम्हारे बाप को एड था। यह बीमारी वह तुम्हारे बाप से लेकर आई थी। इस बीमारी को तुम्हारी माँ ने अच्छा समझा, क्योंकि सब लोग उससे दूर भागने लग गए। अब ना ही उसे मुजरे की महफिल का हिस्सा बनाया जाता और ना ही किसी मर्द के बिस्तर तक जाने के लिए दबाव डाला जाता। तुम्हारी माँ हर वक्त कमरे में बंद होकर
प्रार्थना ही करती और गीता का पाठ करती रहती। कोई तुम्हारी माँ पर जोर जबरदस्ती करने वाला नहीं था। मंजूबाई तो खुद ही उससे मीलों दूर भागती थी। और फिर मंजूबाई को एक दिन पता चला कि तुम्हारे माँ के पास कोई राज है जिसकी वजह से इस कोठे को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। मंजूबाई ने एक बार तुम्हारी माँ से कहा कि वह राज मुझे दे दो, मगर तुम्हारी माँ ने कभी जुबान ना खोली, यहाँ तक कि वह इस दुनिया से चली गई और जाते जाते वह राज मुझे बता गई। उसे इतना समय नहीं मिला था कि वह तुम्हें बताती, लेकिन वह यह बात मंजूबाई को नहीं पता चल सका। उसे यही लगा कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले सारी हकीकत तुम्हें बताई है, इसलिए वह तुम्हारे पीछे पड़ गई। लेकिन यही बात हमारे लिए अच्छी थी कि मंजूबाई को यही लगे कि वह राज तुम्हारे पास है, इसलिए मैंने जुबान ना खोली, क्योंकि जब तक तुम उसे राज को नहीं दोगी वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तुम्हें किसी ग्राहक के हवाले नहीं करेगी, ना ही मुजरे के लिए मजबूर करेगी, लेकिन हथेली का छाला बना के रखेगी। वह राज मेरे पास है गुड़िया, जिसके लिए तुम सालों से रोती आई हो, जिसकी वजह से तुम कमरे में बंद हो, और जिस राज को जानने के लिए मंजूबाई तुम्हारे पांव तक धोकर पीने के लिए तैयार है। उसने जैसे ही अपना कुर्ता उठाया तो मेरी आंखें हैरत से खुल गई। मैंने हैरत से चंदा को देखा और कहा कि यह क्या है, क्या इसके लिए मंजूबाई इस कदर पागल है, और तुमने यह बात इतने सालों से मुझे क्यों नहीं बताई। चंदा हंसी और कहने लगी, मुझे सही वक्त का इंतजार था और अब वह सही वक्त आ चुका है, क्योंकि अब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तुमने मंजूबाई के मुंह पर थूका है और यह बात उसके किसी तरह बर्दाश्त नहीं है। अब तक वह जैसे तैसे तुम्हें झेल रही थी, लेकिन अब वह तुमसे बदला जरूर लेगी। जिस तरह से वह तुम्हारे कमरे से निकली है, मैं जानती हूँ कि वह खामोश नहीं बैठेगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम उसके बले की बदले की भेंट चढ़ो। इसलिए अब तुम इस राज का इस्तेमाल करो और अपने आप को सुरक्षित करो। आज तक इस राज को तुम्हारी माँ ने यहाँ की दूसरी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया, आज तुम्हारी बारी है। तुम्हारी माँ के अच्छे कर्म तुम्हारे काम आने वाले हैं। चंदा ने अपने कुर्ते से कागज का एक बड़ा सा टुकड़ा निकालकर मेरे हाथ में रख दिया और कहने लगी कि मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी माँ को जो वादा किया था आज उसे पूरा कर दिया। मुझे सब कुछ बताकर चंदा वहाँ से चली गई और मैं हक्का बक्का से उस कागज को देखने लगी थी। वह बहुत बड़ा कागज था और उसमें हवेली का नक्शा था, इस कोठे का नक्शा, और इस कोठे के नक्शे का रास्ता था। वह गुप्त रास्ता शायद पुराने वक्त में बनाया गया था। यह हवेली बहुत पुराने जमाने की थी और इसमें जाने के लिए गुप्त रास्ते बनाए जाते थे ताकि दुश्मन से सुरक्षा की जा सके। लेकिन इस कोठे पर यह जो रास्ता था वह लड़कियों की मदद करता था जो यहाँ से भागना चाहती थी, जिन्हें धोखे से यहाँ लाया जाता था या फिर जबरदस्ती पकड़ के। नक्शा भी पुराने जमाने का ही था क्योंकि जगह जगह से मिटा हुआ था। चंदा ने बताया था कि अपनी जिंदगी की आखिरी दिनों में जब मेरी माँ ने गीता का पाठ करना शुरू किया था तो यह नक्शा इस गीता में मिला था। उस वक्त मेरी माँ को नहीं मालूम था कि नक्शा किस चीज का है। मेरी माँ ने नक्शा चंदा को दिखाया, तब वह देखकर पहचान गई कि यह इसी हवेली का नक्शा है, और फिर इन दोनों ने मिलकर वह एक रास्ता तलाश कर लिया। शायद नक्शा अब तक किसी के हाथ इसलिए नहीं लगा था क्योंकि इस कोठे पर गीता को खोलने वाला कोई नहीं था, इसलिए किसी को निकलने का रास्ता नहीं मिल सका था। तो जब मेरी माँ ने गीता खोला तो उन्हें कामयाबी का रास्ता मिल गया। मेरी माँ ने कामयाबी अपने लिए नहीं चुनी थी क्योंकि उन्हें तो वैसे ही कोई पूछने वाला नहीं था, ना ही कोई उनका सौदा करने वाला था। लेकिन यहाँ ऐसी बहुत सी लड़कियाँ आती जिनकी हालात बहुत खराब होती और वह वापस भी जाना चाहती थी। मेरी माँ नक्शे पर मौजूद रास्ते की मदद से उन्हें रातों रात यहाँ से फरार करवा देती। मंजूबाई को भनक तक नहीं पहुँची। काफी समय तक तो मंजूबाई पागल होती रही कि आखिर उसकी खरीदी हुई लड़कियां यहाँ से कैसे फरार हो जाती है। उसने पहरा तो सख्त करवा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी माँ उन लड़कियों को निकाल कर दम लेती, और यह सब मेरी माँ की वजह से ही हो रहा था।
यह बात मंजूबाई को उस वक्त पता चली जब मेरी माँ का आखिरी वक्त चल रहा था। मेरी माँ मरने वाली थी। उस पर किसी तरह की कोई धमकी असर नहीं कर सकती थी, पर मंजूबाई ने बहुत कोशिश की कि वह नक्शा उसे मिल जाए। वह चाहती तो मेरी माँ के मरने के बाद इस राज को हमेशा के लिए राज रख सकती थी, पर इस राज की जरूरत मंजूबाई को खुद भी तो थी, क्योंकि अक्सर पुलिस वाले यहाँ आकर रेड मारा करते थे और फिर मंजूबाई को लाखों रुपए खिलाने पड़ते थे। अगर यह गुप्त रास्ता मंजूबाई को मिल जाता तो वह अपने ग्राहकों को उस रास्ते से फरार करवा कर लाखों रुपए बचा सकती थी। कोठे पर बड़े बड़े नाम वाले लोग भी आते थे और यह रास्ता उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। इस रास्ते का पता चलना मंजूबाई को लाखों रुपए का फायदा पहुंचा सकता था, इसलिए उसने मेरी जान नहीं ली थी, बल्कि मेरे पांव धोकर पीने लगी थी। अभी नक्शा मेरे हाथ लग गया था और मुझे इसका फायदा उठाना था। मुझे इस गंदगी के ढेर से निकलना था और कुछ ही देर में मुझे समझ आ गया था कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मेरे ही कमरे के क्षेत्र में से है, जिसे माँ की गीता और भगवान की मूर्ति रखी थी। उसी सेल से होकर खुफिया दरवाजा खुलता था। वह दरवाजा एक सुरंग की तरह होकर शहर से बहुत दूर एक सड़क के तरफ जाकर झाड़ियों के बीच निकलता था। मैं इस नक्शे को वापस गीता में रख दी कि जो कोई भागना चाहे तो अपने लिए रास्ता खुद तलाश कर लेगा, और मैं खुद इस नक्शे पर बने रास्ते के जरिए उस हवेली से बाहर निकल आई थी। यह हवेली शहर से काफी दूर थी, इसलिए जिस रास्ते से मुझे बाहर निकला था वह एक जंगल का इलाका था। सालों मैंने एक ही कमरे में गुजारे थे और सालों बाद जब बाहर निकली तो एक जंगल जैसी जगह पर थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। बड़ी मुश्किल से रोड तक पहुंची और फिर एक ट्रक वाले ने मुझे लिफ्ट दे दी। वह जानना चाहता था कि मुझे कहां जाना है, लेकिन मुझे खुद ही मंजिल का पता नहीं था। मेरी हालत देखते हुए मुझे अपने साथ अपने गांव ले गया। मुझे पता चला कि यह दिल्ली का कोई गांव है। लोग बहुत ही मिलनसार और अच्छे थे। किसी ने ना पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। सब ने बस मुझे अपना मेहमान बना लिया। जब मुझे यहाँ 2-4 दिन गुजर गए तो मैंने उस ट्रक ड्राइवर की पत्नी को अपनी सच्चाई बताई। जब उसे पता चला कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं कहाँ से आई हूँ, तो उसने मेरे सर पर हाथ रख दिया और कहने लगी, आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम यहाँ पर रह सकती हो। इस गांव का मुखिया नेता था और वह एक बहुत अच्छा इंसान था। उस ट्रक ड्राइवर ने सारी बात जाकर अपने मुखिया को बताई तो उन्होंने यकीन दिलाया कि मंजूबाई के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा और लड़कियों के खरीद के खिलाफ आवाज उठाएगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। मंजूबाई के खिलाफ भी केस दर्ज करवाई और मुझे गवाह भी बना दिया गया। लेकिन यहाँ कानून की पकड़ इतनी मजबूत नहीं है कि कुछ दिनों की हवालात की हवा खाने के बाद मंजूबाई दोबारा अपने कोठे पर पहुंच गई थी और पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिस इंसान को आजादी चाहिए होता है तो उसे आजादी मिल सकती है। अगर कोठे पर आने वाली लड़कियां अपनी हालात पर भगवान से प्रार्थना करे तो उसे कोठे से निकलने का रास्ता खुद मिल जाएगा। मैं अभी इस मामले को भगवान और उनके भक्त पर छोड़ दिया है। बस मैं एक बात सीख ली है कि कठिन समय में भी अगर इंसान भगवान को पुकारता है तो मदद वहां से मिलती है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। जहां मैं समाज का इतना बड़ा भयानक रूप देखा था, वहीं मैं ट्रक ड्राइवर उसकी बीबी का एक बहुत ही खूबसूरत रूप भी देखी थी। अगर हमारे हिंदुस्तान में मंजूबाई जैसी औरत है तो ट्रक ड्राइवर की बीबी जैसी भी औरत है, जो बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करती है और उन्हें सीने से लगा लेती है। मैं सिर्फ बुराई को ही नहीं बताऊंगी, बल्कि यह जो अच्छाई मैंने देखी है उसे भी बताऊंगी, क्योंकि अच्छाई भी हमारे ही मुल्क में है। आपका क्या ख्याल है? क्या मैंने उस नक्शे को वहीं छोड़कर ठीक किया? क्या कभी कोई लड़की कोठे की जिंदगी से तंग आकर गीता खोलेगी और उस नक्शे से मदद लेगी? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।